जय हिंद साथियों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 20 अगस्त 2023 को जो आप लोग को पेपर हुआ था। उस पेपर में ईवीएस का जितना भी 30 क्वेश्चन है ना, 30 का 30 क्वेश्चन आज आप लोग को ऑफिशियल आंसर की के अनुसार एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। क्योंकि साथियों आप लोग को पता है कि अब जो सीटेट का पैटर्न है उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन PYQ यानी प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है। इसलिए अगर आप 2023 में दिसंबर सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। और हाँ, आप लोग को बता दो कि इसमें CDP का जो भी 30 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम कर दिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उनसे पहले आप लोग को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन बैंक का सभी क्वेश्चन मिलेगा और साथ ही साथ आप लोग को थियरी का भी क्लास इसी चैनल पर आप लोग को बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा। जब तक आप लोग को नोटिफिकेशन आता है तब तक आप लोग को हम क्वेश्चन बैंक का रिवीजन करा देते हैं और उसके बाद आप लोग को थ्योरी का क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 61 नंबर का। थोड़ा यहाँ पे हम जूम कर दिए हैं कि जिससे आप लोग को देखने में सुविधा हो। तो क्वेश्चन है कि रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यानी रामा क्रिकेट खेलती है तो क्रिकेट जो खेलती है तो क्रिकेट खेलने में उनके शरीर से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथियों आप लोग को बता दो कि जब भी कोई आदमी क्रिकेट खेलते हैं तो उनके शरीर से यानी हाथ और पैर से, उनके शरीर से मांसपेशी ऊर्जा की खपत होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे ध्वनि का नहीं होगा, न ही प्रकाश ऊर्जा का होगा और न ही रासायनिक ऊर्जा का होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? मांसपेशियां ऊर्जा, क्योंकि क्रिकेट खेलने से उनके शरीर से क्या होते हैं, मांसपेशी का उपयोग होता है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? मांसपेशियों की ऊर्जा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का। क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक समान किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। असम में जो चावल है वह पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, वह कौन सा चावल है? 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोरा चावल। यानी असम में जो चावल का उपयोग किया जाता है वह क्या होता है? बोरा चावल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। ईंधन कहे तो लकड़ी और कोयला सबको हम लोग जलाते हैं तो उनसे क्या मिलती है? तो लकड़ी को जब भी जलाते हैं तो उनसे क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है और साथ ही साथ क्या मिलती है? प्रकाश मिलती है। यानी ऊष्मा और प्रकाश दोनों चीज़ हम लोग को मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का कि सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से गलत कथन का हम लोग को चयन करना, जो गलत है उसका चयन करना। ऑप्शन देखिए, वे अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते हैं, वह निगल ही जाते हैं। तो ये क्या है? गलत है। उसके बाद देखिए, वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाती है, यानी चबाते नहीं है, वह निगल ही जाती है। ये अभी बताइए, ये सही है। उसके बाद सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये भी सही है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, यानी बहुत बड़े दांत होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया था गलत कथन, तो गलत कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर का। देखिए यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है। क्वेश्चन क्या है कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की आप लोग को दिशा पूछा गया। साथियों आप लोग को भारत का मैप जो है ना वह आप लोग को जीभ पे होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। भली भांति आप लोग को इसका आंसर हम बता दूं यहाँ पे शॉर्टकट में। ये है आप लोग को, देखिए ये है आप लोग को क्या? भारत का नक्शा है। तो यहाँ पे आप लोग को पता है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गुजरात जे जी, यहाँ पे क्या है? जी जे यानी गुजरात। और उसके बाद क्या है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे होता है भारत के नक्शे में। और आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश को शॉर्ट में लिख देते एपी यहाँ पे इस साइड में होता है। अब देखिए कि गुजरात के सापेक्ष पूछा गया है तो यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। गुजरात के सापेक्ष
एंड गुजरात के सापेक्ष पूछा गया, इसलिए गुजरात पे क्या करेंगे, यहाँ पे दिशा को ड्रॉ करेंगे। इधर से देखिए, यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट, और यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, और इधर साउथ हो जाएगा। तब गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश किधर है, इस दिशा में देख सकते हैं, यहाँ से मूल बिंदु से किधर है, ये पूरब है और ये उत्तर है, यानी उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व यहाँ पे 4 नंबर देख सकते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, इसके बीच में ये पूरब है और ये दक्षिण है, यानी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 में देख सकते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और इस तरह का क्वेश्चन में आप लोग स्टार लगा लीजिए, हर साल इस तरह का क्वेश्चन आते ही रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का, इसको मिलान करना है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलान करना है। तो देखिए जीरा, जीरा क्या है, छोटा है परंतु खुशबूदार होता है, इसका 4 हो जाएगा। और केसर क्या है, ये पीले रंग का होता है। और मिर्च आप लोग को पता होगा कि दक्षिण अमेरिका से लाया गया है, इसका 2 हो जाएगा। और लौंग क्या हो जाएगा, ये कील की तरह होता है। इस तरह आप लोग देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, इसका क्या होगा, 3 नंबर मिल रहा है, देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आ गया भारत के मैप से, बंगाल की खाड़ी का जो निकटवर्ती राज्य है वही पूछा गया है। तो आप लोग को बताए हैं कि ये क्या है, भारत का नक्शा है। और भारत के नक्शा के इधर इस साइड में क्या होता है, इस साइड में होता है अरब सागर, ठीक। और इस साइड में इस तटवर्ती पे क्या होता है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी होती है, ठीक। अब देखिए ऑप्शन से, ऑप्शन में देखिए तेलंगाना, तो तेलंगाना कहाँ पे होते हैं, ये क्या है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तो ये आंध्र प्रदेश साइड में है, लेकिन तेलंगाना थोड़ा सा यहाँ पे बीच में आ गया, यहाँ पे हो गया। और उसके बाद उड़ीसा देखिए, उड़ीसा यहाँ पे होता है, यहाँ पे उड़ीसा। और कर्नाटक देख लीजिए, कर्नाटक यहाँ पे होता है। और केरल यहाँ पे होता है। तो पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल के खाड़ी के नज़दीक में कौन है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बताया है, अभी आप लोग को बताया है उड़ीसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 68 नंबर का, कि जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंगल के बारे में कौन कौन सा कथन सही है या गलत है, ये विचार करना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है कि कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है, बिल्कुल राइट है। उसके बाद बी में है कि झारखंड में ग्राम पंचायत लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किसी परिवार के कृषि के लिए कितनी भूमि लगेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे झारखंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मिजोरम होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखिए सी में है कि जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। यहाँ पे 15 नहीं होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन क्या गलत है, ठीक। उसके बाद डी में देख लीजिए कि मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों में से जुड़े हुए हैं। तो ये भी सही है। देखिए यहाँ पे कि सही कौन है, ए और डी है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछा गया, सही या गलत पूछा गया, ये आप लोग को यहाँ पे देखना है। देखिए इनमें सही कथन, तो सही कथन कौन कौन था, ए और डी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का, 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। एक फार्मूला आप लोग को पता होगा दोस्तों कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे में क्या होता है, आयतन होता है। तो यहाँ से हम लोग को द्रव्यमान पूछा गया है, तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, दोनों को गुना कर देंगे, तिर्यक गुना, घनत्व और गुना आयतन हो जाएगा। तो घनत्व देख लीजिए कितना है, 24, और आयतन कितना, 6। तो 24 गुना 6 कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर नहीं निकल जाएगा। 24 छक्का कितना होता है, 144। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 70 नंबर का, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कांसा, जिसको ब्रांज भी कहते हैं, एक मिश्र धातु है, पता है, जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। एक ट्रिक आप लोग को बता दूं कांसा वाला का, आप लोग को क्या याद रखना, कांटी सी आप लोग को याद हो जाएगा। का से क्या होता है, कांसा, और फिर इसका से क्या याद करना, कॉपर, और इस टी से क्या याद करना, टीन। तो कॉपर और टीन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीन और कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 71 नंबर का। ये देखिए कूट वाला प्रश्न है, देखिए इसको थोड़ा सा और हम छोटा ही कर दिए, ठीक। देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन को चुनना है।
ऑप्शन ए में है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम का होता है। नहीं, 100 नहीं, ये 200 होगा, यहाँ पे 200 किलोग्राम का होता है। ठीक, तो ये क्या है, गलत है। ऑप्शन बी में देखिए कि वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां को खा सकते हैं, ये सही है। और सी में देखिए हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। नहीं, हाथी बहुत अधिक आराम करते हैं, यहाँ पे नहीं लगा दिया है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। और डी में क्या है कि हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो राइट आंसर ये भी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ए और सी क्या है, गलत है, लेकिन बी और डी सही है। तो सही पूछा गया तो बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अंग्रेजी वाला भी अंग्रेजी में देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आ गया है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। 72 नंबर का है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन, जब भी आप लोग को मधुमक्खी पालन का समय पूछे तो एक ही चीज़ याद होना चाहिए, क्या, अक्टूबर से दिसंबर, बस यही आप लोग को याद रखना है कि अक्टूबर से दिसंबर, इतना ही याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 73 नंबर का। 73 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, जो सही है उसका चयन करना है। तो देखिए कथन क्या कर रहे हैं कि दाब लगाने पर गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। दाब लगाएंगे उसके बाद ही गैस को संपीड़ित हम कर सकते हैं, तो ये क्या सही है। और इसका कारण क्या कर रहे हैं कि जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणु का स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है, बिल्कुल सही है। और ये दोनों देखिए एक दूसरे का पूरक भी है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया कितना, 74 नंबर का। चलिए बताइए क्या होगा कि निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, और यह विचार करने के बाद सही विकल्प को हम लोग को चुनना है। देखिए मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांस हो, देखिए बांस का जब भी काम आए तो बांस मनाली में नहीं, यहाँ पे असम होना चाहिए, तो यहाँ पे मनाली दिया है, ये गलत है। ठीक, उसके बाद मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, नहीं मनाली नहीं, ये भी क्या है, गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 74 का, ऑप्शन नंबर 4 ए और बी ये दोनों गलत है। ठीक, तो ये गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 75 नंबर का कि पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। क्या करना है कि तनने का क्या कार्य है, तन्ना जो है पौधे में होता है उसका क्या कार्य है। ऑप्शन में देखिए भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, तो भोजन का उत्पादन कौन करता है, पत्ती करता है, तो ऑप्शन ये तो कट जाएगा। उसके बाद पौधे को शक्ति और सहारा प्रदान करना, तन्ना रहेगा तभी पौधे को शक्ति मिलेगा और वह सहारा प्रदान करते उसी पे वह खड़ा रहते हैं, तो ये ऑप्शन क्या सही है। और पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज लवण का हस्तांतरण करना वह तन्ना का ही काम होता है, ये भी क्या है, सही है। तो बी और सी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का। 76 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले कथन को पढ़िए। क्या कथन दिया है ए में कि ईवीएस के सीखने का अवलोकन, पहचानना, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है, तो ये क्या सही है। उसके बाद देखिए कारण क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणाम को हासिल करने की संभावना है, ये भी सही है। और दोनों में देखिए ईवीएस का इसमें भी चर्चा कर रहे हैं और इसमें भी ईवीएस का चर्चा कर रहे हैं, तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करते हैं, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और आप लोग को बताए हुए थे कि कथन और कारण का अधिकतर आंसर जो है आप लोग को 90% जो संभावना रहते हैं यह इसी का संभावना रहते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो इसका जवाब आप लोग को यही 3 वाला जो दिया गया है इसी को आप लोग को टिक करके आ जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का कि एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाते हैं, ठीक है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है।
विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। ऑप्शन 1 में देखिए कि अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें, ठीक। और 2 में देखिए क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्षित निकालने दें। देखिए विद्यार्थी अगर स्वयं करेगा, अगर उसको पता ही नहीं है, कोई जानकारी ही पता नहीं है, तो वह स्वयं कैसे कर सकता है, इसलिए ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, ये इसका कारण नहीं बताना है, सीखना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप उस कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए विद्यार्थी को पता ही नहीं है तो कैसे सीख सकते हैं, तो ये भी क्या गलत है। इसका बेहतर ऑप्शन जो है वह 77 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही बेहतर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए। देखो प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक ऑप्शन 1 में है, और ऑप्शन 2 में देखिए प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य, और ऑप्शन 3 में है प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, और ऑप्शन डी में है प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज। इसका राइट आंसर क्या होगा, 78 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि प्रश्न पत्र के लिए सामग्री क्या क्या व्यवस्था की है और इसका उद्देश्य क्या है, तो इस पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कुट के माध्यम से आप लोग को जवाब देना है। क्वेश्चन पढ़िए कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या है, डैश डैश है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में देखिए कि सीखने के लिए आकलन, ए में है सीखने के लिए आकलन, और बी में क्या है सीखने का आकलन, सी में है अधिगम के रूप में आकलन, और डी में है सीखने के बारे में आकलन। तो देखिए इसका क्या होगा राइट आंसर, सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। ए और सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 4 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 80 नंबर का कि आप ईवीएस के विद्यार्थी के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 1 में देखिए एक चार्ट पर विभिन्न पौधे के भागों को चित्र बना करके, ठीक, और बी में क्या है ग्लोब से नक्शा बनाना, सी में है कि विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, और डी में है कि उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। देखिए यहाँ पे किट विकसित करना क्या होगा, उपलब्ध जो भी सामग्री है उससे क्या करना, किट को विकसित करना। राइट आंसर क्या होगा, 80 का 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का। ये भी आप लोग को कुट के माध्यम से ही बताना है। 81 का देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। हाँ, अगर बच्चा को क्षेत्र भ्रमण कराएंगे तो वह सही से सीख सकता है, तो ये भी क्या है ऑप्शन ये सही है। उसके बाद देखिए इसका कथन और कारण में क्या है कि क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं को, घटनाओं और स्थानों के यादाश्त को बढ़ावा देती है। यादाश्त नहीं, ये क्या होगा गलत हो जाएगा। तो ये सही है लेकिन आर यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 82 नंबर का है कि जिस प्रकार यहाँ पे थीम दिया गया यात्रा किससे संबंधित है, तो रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भोजन किससे संबंधित है। देखिए बहुत सारा लड़का जो है इसका किसान आंसर टिक करके आया है, लेकिन किसान आंसर इसका नहीं होगा। भोजन जो संबंधित है वह कृषि फार्म से। देखिए किसान तो सिर्फ खेती करते हैं, वो भोजन तो पूरा तैयार नहीं करते, सिर्फ खेती करके वो बेच भी सेलिंग भी कर देते हैं। लेकिन कृषि फॉर्म में क्या आ जाता है, इसमें बहुत सारा तरीका आ जाता है, जैसे ओसाना आ गया, फटकना आ गया, बहुत सारा विधि, जितना भी विधि है सभी विधि आ जाता है। इसलिए इसका बेहतर ऑप्शन जो है 2 है, यानी कृषि फॉर्म हो जाएगा। जंगल दुकानदार से कोई मतलब ही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्नों जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं को उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो क्या करना चाहिए। परीक्षा और त्रुटि ये तो नहीं होगा। उसके बाद खोजपूर्ण, देखिए पॉजिटिव टेक वर्ड यही है और यही आप लोग को राइट आंसर भी होगा। यहाँ पे कंडेंसेशन ये नहीं होगा और चेनिंग ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक
संप्रेषण का चयन करना चाहती है तो निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 84 का सबसे पहले वह वीडियो पे कॉन्फ्रेंस करेगा, उसके बाद ऑनलाइन चैट करेगा और उसके बाद वह फ़ोन कॉल पे भी बात करके कर सकते हैं। तो बेहतर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, बाकी ऑप्शन नहीं होगा, आप जा करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है 85 नंबर का। अगला 85 नंबर का देखिए कि आपको कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के EVS पाठ्य पुस्तकों को चयन करना है। तो उद्देश्य के लिए निम्नलिखित कथनों पर मानदंड सबसे अधिक उपयुक्त कौन होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या बंद व्यवहार से रहित होना चाहिए, बिल्कुल रहित होना चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं अपनाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन भी देखिए, पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, छोटा भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। अगर भाषा विद्यार्थी के लिए सरल ही हो जाए तो बाकी चीज़ वो नहीं सीख सकता, ये भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बेहतर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का, जो आप लोग को कूट के माध्यम से जवाब देना है। 86 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन देखिए, प्राथमिक स्तर पर EVS में विषयों के बजाय क्या थीम है, बिल्कुल ही थीम है, 6 थीम है। जो 1 to 5 में आप लोग को कोई साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन 6 थीम आप लोग को पढ़ना है। तो बिल्कुल क्या ये सही है। उसके बाद देखिए कारण, विषय की तुलना में थीम आधारित EVS सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है, बिल्कुल शिक्षक के लिए भी आसान है और विद्यार्थी के लिए भी आसान है। तो A और R दोनों सही है, लेकिन देखिए दोनों अलग अलग वाक्य है, इसमें अलग बात की चर्चा है और इसमें अलग बात की चर्चा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। A और R दोनों सही है, लेकिन R जो है वो A की सही व्याख्या नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 87 नंबर का, किसी कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए EVS में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। यहाँ देखिए नहीं है पूछा गया है, तो देखिए ऑप्शन पढ़िए यहाँ पे, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, बिल्कुल पहचान नहीं कर सकते, अच्छे बुरे नहीं होगा, और देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों से स्वामित्व, भेदभाव। देखिए अनुभव यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड, यही आप लोग का राइट आंसर होगा, बाकी ये भी नहीं होगा, आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। तो 88 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक EVS पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ने में मदद करना, बिल्कुल राइट है। NCF भी यही कहता है कि स्कूल के ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो बिल्कुल क्या है, 1 नंबर का ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, 88 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 89 का क्या है, देखिए कि अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में कौन सी उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। कौन इसका शीर्षक होगा, देखिए परिवार का संबंध किससे, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में। देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड भी यहाँ पे आप लोग को मिल गया, यही इसका राइट आंसर होगा, बाकी ऑप्शन नहीं होगा, आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, श्रीमती शीतल EVS के विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियाँ और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है, बिल्कुल करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या होनी चाहिए। देखिए EVS के पाठ्यक्रम को पूरा करना, ठीक है, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले इसको सुना देना। देखिए स्कूल में आने से पहले कैसे सुना सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। अगर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे तो उसमें क्या होगा, सोचने की क्षमता ज़्यादा होगा और ज़्यादा समझ सकता है, तो ये सही है। और सी का देखिए विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक कराना, ठीक है, विद्यार्थी को जागरूक कराएंगे, ये भी सही है। बाकी ऑप्शन देखिए अगला D नंबर का, कि यहाँ पे पाठों को अधिक
संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाएगा। अगर दिलचस्प बनाएंगे पाठ को तो विद्यार्थी को ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे बी भी सही था, सी भी सही था और डी भी सही था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 बी सी डी। तो कुल मिलाकर साथियों आज का जो है ये 30 क्वेश्चन आप लोग को खत्म हो गया। और उसके बाद यहाँ से देखिए लैंग्वेज आ जाता है। तो अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 30 में से आप लोग कितना सही कर पाए ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।